सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। ये सिविल डिसोबीडियंस क्या है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा और इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सभी एस्पेक्ट को क्रोनोलॉजिकल आर्डर में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक तक पहुँचने के लिए जो हमारी अब तक की जर्नी रही, जो हमारी क्रोनोलॉजी रही, उसको हम लोग 1 मिनट में रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने देखा नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में टॉपिक जो शुरुआती में देखने को मिले, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में नेशनलिज्म की जो कॉन्शियसनेस थी, जो चेतना थी, वो कैसे जागती है, किन किन फैक्टर्स की वजह से भारत में राष्ट्रवाद जैसी आइडियोलॉजी इमर्ज होती है, भारत में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप होती है। उन्हीं चीज़ों को बेसिकली पढ़ना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा और किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक्सट्रीम हार्डशिप एक आम जनता यानी कॉमन पीपल के लिए क्रिएट करके रख दिया। उसके बाद हमने देखा उसी दरमियान में 1915 यानी कि 1915 में, जनवरी 1915 में भारत में एक नए लीडर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है महात्मा गांधी। और जब वो आते हैं तो एक फिलॉसफी के साथ आते हैं जिस फिलॉसफी का नाम होता है सत्याग्रह, और उस सत्याग्रह को भारत के 3 जगहों पे लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है, पहले स्थान का नाम होता है चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है। सेकेंड प्लेस जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह को लॉन्च किया सक्सेसफुली, उसका नाम होता है खेड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में ही दूसरा यानी कि लास्ट जो सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया उसका नाम था अहमदाबाद सत्याग्रह, यानी अहमदाबाद जगह पे कॉटन मिल वर्कर के सपोर्ट में उन्होंने सत्याग्रह को लॉन्च किया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके रिस्पॉन्स में जो है किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाती है। क्या लाती है? रॉलेट एक्ट लाती है। और उस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक और सत्याग्रह को लॉन्च किया जिसका नाम होता है रॉलेट सत्याग्रह। क्या होता है? रॉलेट सत्याग्रह, बट विद द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग, यानी जलियांवाला बाग की जो घटना घटती है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना के साथ इस मूवमेंट को क्या गांधी जी ने क्या कर लिया? कॉल ऑफ कर लिया, यानी कि जो रॉलेट सत्याग्रह था फाइनली कॉल ऑफ हो जाता है। इसके बाद गांधी जी को लगता है कि हमें कुछ बड़े नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, यानी बड़े मूवमेंट को लॉन्च करने की जरूरत है। और भारत में किसी ऐसे बड़े मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए हिंदू और मुस्लिम को क्या करना पड़ेगा? एक साथ करना पड़ेगा। तो इसके लिए महात्मा गांधी सोच रहे थे, तब तक जो है उनके दिमाग में अपॉर्चुनिटी एक दिख जाती है मोहम्मद अली और शौकत अली के रूप में, जो कि खिलाफत इशू पर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए महात्मा गांधी के पास आते हैं। क्योंकि हम जानते हैं विद एंड ऑफ 1918, 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होता है, इसी एंड के साथ ऑटोमन टर्की क्या हो जाता है? हार जाता है। और हारने के बाद ये र्यूमर जो है चारों तरफ फैल जाता है कि जो जीतने वाले देश हैं, यानी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन भी जीतने वाले देशों में था, तो जो ब्रिटेन है वो हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इंपोज ऑन ऑटोमन टर्की। वो ऑटोमन टर्की पर क्या एक कठोर संधि थोपने वाला है, जिसकी वजह से जितने भी वर्ल्ड के जो मुस्लिम लीडर थे, मुस्लिम लोग थे, उनका सेंटिमेंटल लगाव वहाँ के उस एम्परर के साथ था, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक एम्पायर का, इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था, जिसको हम लोग खलीफा बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो हार्श पीस ट्रीटी इंपोज होने वाली, उसको लेके पूरे विश्व के मुसलमान अपना अपना संगठन बना रहे थे। उसी वक्त भारत में भी यंग लीडर थे जो कि इनको हम अली ब्रदर्स बोलते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। वो दोनों भी खिलाफत कमेटी बनाने का प्रयास करते हैं जिसके थ्रू वो ब्रिटिशर्स का विरोध कर सकें। इस बात पे डिस्कशन के लिए वो महात्मा गांधी जी के पास पहुंचते हैं। गांधी जी इसको एक अपॉर्चुनिटी के दृष्टिकोण से यूटिलाइज करते हैं और देखते क्या है कि इसी इंसिडेंट यानी खिलाफत इशू के साथ ही हिंदू और मुस्लिम को हम एक साथ करके एक बड़े मूवमेंट को क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं एक छाते के अंदर लाके। ये कहानी रही, ये आपकी खिलाफत इशू। और आपके जो है इसके बाद खिलाफत इशू की कहानी हमने देख लिया, किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने सोच लिया कि अब हम मूवमेंट को लॉन्च कर सकते हैं। और मूवमेंट कौन सा था? एनसीएम, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि गांधी जी ने अपनी पुस्तक 1909 में जो उन्होंने लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज, इस पुस्तक के थ्रू उन्होंने कहा था कि अगर भारत में ब्रिटिश सत्ता अगर काबिज है तो विद द हेल्प ऑफ विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस है। अगर इंडियंस कोऑपरेट करना बंद कर दे ब्रिटिशर्स को, तो विद इन ए ईयर जो ब्रिटिश रूल है वो कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी आइडियोलॉजी के तहत उन्होंने इस आंदोलन का नाम नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग दिया, यानी असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया। अब ये असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में क्या होता है? लॉन्च हो जाता है। इसके बाद इसका हमने पढ़ा डिफरेंट स्टूडेंट्स पढ़ा। टाउन्स में मूवमेंट्स किस नोशन के साथ लॉन्च हुआ, कंट्री साइड में पीजेंट के द्वारा कैसे लॉन्च हुआ,
ट्राइबल्स के द्वारा कैसे लॉन्च हुआ, और साथ ही साथ स्वराज इन प्लांटेशन हमने पढ़ा कि कैसे प्लांटेशन यानी कि चाय की बगानी में लोग किस नोशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका नोशन क्या था स्वराज के प्रति। इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में लोग अपने अपने तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चला रहे थे, जिसकी वजह से हिंसाएं देखने को मिल जा रही थी। बट दिस इज द कंट्राडिक्शन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। ये चीजें पूरी तरीके से यानी किसी प्रकार की जो हिंसा थी वो महात्मा गांधी की विचारधारा से बिल्कुल, सत्याग्रह से बिल्कुल क्या थी, अपोजिट थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जब बड़ी हिंसा देखते हैं जिसमें कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि फरवरी 1922 में घटती है, और इस इंसिडेंट से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी फाइनली जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी क्या कर लेते हैं, कॉल ऑफ कर लेते हैं। यानी कि जनवरी 1921 में जो मूवमेंट लॉन्च हुआ, हिंदू और मुस्लिम और बड़ी ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था 1921 में, वो मूवमेंट फरवरी 1922 में क्या होता है, कॉल ऑफ फाइनली हो जाता है, और ये मूवमेंट क्या खत्म हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, बैन हो जाता है। तो यही कहानी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया। अब आगे की बात करें कि आगे अब कहानी क्या शुरू होने वाली है, तो आगे कहानी हमारी है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, कि अब हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, सविनय अवज्ञा की तरफ। कैसे मामला है, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम जानते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी जी डिसाइड कर लेते हैं कि वो कॉल ऑफ कर लेंगे मूवमेंट को, विदड्रॉ कर देंगे इस मूवमेंट को। किस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। आई होप आप पूरी कहानी को मैंने थोड़ा सा फास्ट वे में बताया, आप समझ पाए होंगे, उसके सभी टॉपिक्स को आप समझ भी पाए होंगे और जान भी पाए होंगे, रिकॉल भी कर पाए होंगे। किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी 1922 में अपने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विद द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा जो कि गोरखपुर जिले में घटती है, इसी के साथ इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, और वो महसूस करते हैं कि ही फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल। तो अब वो समझ चुके हैं कि बिफोर दे वुड बी रेडी टू मास स्ट्रगल, किसी प्रकार के मास स्ट्रगल से पहले हमें सत्याग्रही को क्या करना पड़ेगा, जरूरत है कि उनको हम ट्रेंड करें, प्रॉपरली क्या करें, प्रशिक्षित करें, उनका प्रशिक्षण कराएं, कि उनको समझना होगा कि हमारा मोटो क्या है और किस वे के थ्रू हमें मूवमेंट्स को लॉन्च करना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। क्योंकि गांधी जी महसूस कर रहे थे कि जो उनका मूवमेंट है वो टर्न हो जा रहा है, किस रूप में, हिंसात्मक रूप से, मतलब उनका जो मूवमेंट है वो हिंसा का रूप लेता है। कब, अलग अलग स्थानों पे, कई सारे स्थानों पे उनके जो मूवमेंट में हिंसाएं देखने को मिल जाती है। तो गांधी जी इस चीज की वजह से ये सोचते हैं कि अब जरूरत है तो सत्याग्रही को ट्रेंड करने की, क्योंकि उनको समझना पड़ेगा कि मास स्ट्रगल करने से पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि मूवमेंट किस आइडियोलॉजी के थ्रू करना है, किस विचारधारा के थ्रू करना है और किस तरीके से करना है। इस चीज के लिए महात्मा गांधी जी महसूस करते हैं कि सत्याग्रही को ट्रेंड करने की जरूरत है, क्योंकि मूवमेंट्स में बार बार क्या हो जा रही थी, हिंसा हो जा रही थी, बार बार हिंसा हो जा रही थी, जबकि गांधी जी नॉन वायलेंस पे काम करते हैं, अहिंसा पे काम करते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और जो ये नया मूवमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द आपका पूरा चैप्टर है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक कहानी हमारी बढ़ चुकी है और वहां तक हमने पूरे टॉपिक को पढ़ लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो टाइमलाइन रही वो रही 1921 से 1922 तक, एक साल का, जनवरी 1921 से फरवरी 1922 तक। इसके बाद जो बड़ा मूवमेंट लॉन्च होने वाला है उसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कब लॉन्च होगा, 1930 से 1931, यानी कि 1930 में ये भी लॉन्च होगा और 31 में क्या कहानी घटेगी उसको हम लोग जानेंगे आगे वाले टॉपिक में। लेकिन ये दो बड़े मूवमेंट, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। तो इस गैप में उस वक्त भारत में क्या एक्टिविटीज चल रही थी उसको हम लोग देखेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, और जब ये टुवर्ड्स देख लेंगे तब पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी कि पहले ही बड़ा मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसके बीच में काफी समय का अंतर है और इस समय में क्या चल रहा है भारत में, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो टॉपिक में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि विद इन द कांग्रेस कहानी क्या होती है। अब हम पढ़ रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ, किस तरीके से सिस्टम बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ता है। तो हम जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। कांग्रेस के भीतर, मतलब कांग्रेस जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज थी, उस पॉलिटिकल पार्टी के भीतर जो लीडर्स थे वो भी टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे मास स्ट्रगल से। किससे थक चुके थे, मास स्ट्रगल से थक चुके थे, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कौन से इलेक्शन में,
टू द प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल जो इलेक्शन था उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। दैट हैड बीन सेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो सिस्टम बनाया गया था कि अब इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसिल इलेक्शन में। उस काउंसिल इलेक्शंस में कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स अब पार्टिसिपेट करने के इच्छुक थे। थोड़ी सी कहानी को आप रिकॉल करेंगे एक बार। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बाइकॉट की बात आई थी कि हम हर चीज़ को क्या कर देंगे, बाइकॉट कर देंगे, तो काउंसिल इलेक्शंस को भी बाइकआउट करने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ लीडर उस वक्त भी थे जो कहे थे नहीं हम पार्टिसिपेट करेंगे। बट महात्मा गांधी जी के द्वारा सबको क्या कर लिया गया, मतलब जो रिलक्टेंट थे उनको भी रेडी कर लिया जाता है कि नहीं बाइकआउट तो बाइकआउट, हम क्या करेंगे बाइकआउट कर लेंगे। तो मूवमेंट चल रहा है सब कुछ बाइकआउट के साथ। लेकिन मूवमेंट बंद हो गया। जब मूवमेंट बंद हो गया तो जो लीडर्स कह रहे थे कि नहीं इलेक्शन हम लड़ना चाहते हैं, उनके लिए मौका मिल गया। अब वो कह रहे हैं मूवमेंट तो बंद हो गया, अब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और ये जो इलेक्शन का सिस्टम आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, यानी 1919 में ब्रिटिशर्स ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था, इसके थ्रू अब इंडियंस भी काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके थ्रू हो सकता है अब जो है कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर जो है इसके लिए वो जो लगातार संघर्षों से थक चुके थे, उनको लगता था बार बार स्ट्रगल हो रहा है, बंद हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, बंद हो रहा है, अब हम खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में। ठीक है, मामला क्या बढ़ता है आगे। उनका ये मानना होता है they felt that it was important to oppose British policies within the council। उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज है उसको हम उसके साथ रह के, उसकी गवर्नमेंट मशीनरी में रह के भी विरोध कर सकते हैं। एंड आउट फॉर रिफॉर्म एंड आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। भाई क्योंकि काउंसिल डेमोक्रेटिक थी नहीं पूरी तरीके से, इसके लिए वो लॉजिक क्या देते हैं जो लीडर्स कि भाई जो ये काउंसिल है वो भी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। तो अगर हम जीत लेते हैं, हम भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उस काउंसिल के पार्टिसिपेंट बनेंगे, तो हम भी ये चीज़ का अपोज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उसमें रिफॉर्म की बातें कर सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज है उसका हम विरोध कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे, जिसके लिए CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू जो कि पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू के, CR दास और मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, जिसके लिए वो कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाते हैं जिसका पार्टी का नाम होता है स्वराज पार्टी। क्या नाम होता है? स्वराज पार्टी। टू ऑप्ट फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। किस चीज के लिए? काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्निंग के लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही क्या बना दिया, एक पार्टी बना दिया, जिस पार्टी का नाम क्या होता है? स्वराज पार्टी। मतलब अब देखिए मामला किधर बढ़ रहा है, इलेक्शन की तरफ। अब NCM हो चुका है, CDM होने वाला है, तो NCM से CDM के बीच में जो समय बच रहा है उसमें भारत में क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, क्या सोशल एक्टिविटीज़, क्या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, क्या कंडीशंस रहती है, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपको सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए। तो NCM तक की पूरी कहानी हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद महात्मा गांधी जी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। कॉल ऑफ करने के बाद सोचते हैं कि अब सत्याग्रही को ट्रेंड करने की जरूरत है, इनको प्रशिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि भाई ये बार बार क्या कर दे रहे हैं, हिंसा कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, हिंसा कर दे रहे हैं। तो अब चूंकि मूवमेंट जब बंद हो जाता है 1922 में, तो उसके बाद जो लीडर्स रहते थे कांग्रेस के, जो अदर लीडर थे, वो कहते हैं कि अब हम लोग थक चुके हैं बार बार मास स्ट्रगल से, हम लोग काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये काउंसिल इलेक्शन में क्या करना चाहते हैं? पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जिसके लिए क्या होता है, CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाते हैं और इस चीज को, व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्निंग की बात करते हैं। बट the younger leader like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence। जबकि ये जो लीडर थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये लोग जो है पॉलिटिक्स में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते थे, काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। वहीं पे जो यंग लीडर उस वक्त के समय थे, उस दरमियान में जो लोग थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये इस बात पे जोर करते थे, वो भी किस बात पे, मोर रेडिकल एजिटेशन, मोर रेडिकल मास एजिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस की बात करते थे। स्वतंत्रता थोड़ी मोड़ी नहीं चाहिए, कोई अधिकार नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। अब इसके लिए क्या कदम उठाएंगे वो हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन पृष्ठभूमि हमारी बन चुकी है किसकी? टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। मूवमेंट अभी हुआ नहीं है, अभी उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। किन किन परिस्थिति, किन किन सर्कमस्टांसेस की वजह से हम उस मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, हम अभी ये पढ़ रहे हैं। आपको इस सीक्वेंस में क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ये सोचते हैं आफ्टर द कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि अब सत्याग्रही को ट्रेंड करने की जरूरत है।
मूवमेंट बंद हो जाता है। आगे कहानी ये होती है कि जो कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं वर बाई नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। वो मास स्ट्रगल से क्या थके हारे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, हम भी काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन हम भी लड़ेंगे। क्योंकि उनका भी लॉजिक था कि भाई हम उनकी पॉलिटिक्स में जाके उनका हम विरोध करेंगे, उनकी पॉलिसीज का विरोध करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। जिसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बना दिया कांग्रेस के भीतर ही। काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बना दिया। अब जबकि वहीं पे जो यंगर लीडर थे नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, हम पार्टिसिपेट वाला मामला अलग है, रेडिकल मास एजिटेशन की बात करते हैं और फुल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। अब कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है वो अगले एपिसोड में, अगले कंटेंट में, अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।